हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम लोग एजुकेशन मैनेजमेंट में स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम इसके एक एक चीज़ को समझेंगे ताकि अगर परीक्षा में इस टॉपिक से कोई प्रश्न पूछा जाए तो वो प्रश्न जो है हमारा गलत ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान वाला टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं। और इससे पहले एक बात और कि यदि आप लोगों को ये क्लास पीडीएफ और जो नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं इस टॉपिक के, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर से सीसी मंत्रा के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ के फ्री स्टडी मटेरियल में, उस ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर आपको ये नोट्स जो हैं अवेलेबल हो जाएंगे। ऐप का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और आप हमारे टेलीग्राम चैनल सीसी मंत्रा के टेलीग्राम चैनल से भी इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग टॉपिक को पढ़ना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान। और इंग्लिश के अंदर अगर हम देखें तो हमसे फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो इंग्लिश के अंदर शॉर्ट में इसे क्या कहा जाता है? इंग्लिश के अंदर शॉर्ट में इसे कहा जाता है BSER। क्या कहा जाता है? BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। क्या कहा जाता है? बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। तो इसको शॉर्ट में कहा जाता है BSER। वैसे हम लोग RBSE RBSE बोलते हैं, वैसे देखा जाए तो इसे क्या बोला जाना चाहिए? BSER, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। यदि हम सबसे पहले इसकी स्थापना की चर्चा करें, यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की स्थापना को लेकर यदि हम लोग चर्चा करें तो देखिए 1952-53 में 1952-53 में श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में, श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठन किया गया माध्यमिक शिक्षा आयोग का। किसका गठन किया गया? माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। तो सबसे पहले तो अपन को इस बात को ध्यान रखना है कि सन 1952-53 के अंदर क्या हुआ? श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता के अंदर किसका गठन किया गया? माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। इस आयोग ने सिफारिश की कि प्रत्येक राज्य में, इस आयोग ने क्या सिफारिश की कि प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा के लिए और माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं के आयोजन के लिए क्या होना चाहिए? एक बोर्ड होना चाहिए। तो सबसे पहले हमको ये याद रखना है कि सन 1952-53 में श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग ने सिफारिश की कि प्रत्येक राज्य के अंदर क्या होना चाहिए? माध्यमिक शिक्षा और माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक बोर्ड होना चाहिए। इसी बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर, इसी बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर क्या किया गया? राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, राजस्थान माध्यमिक
शिक्षा अधिनियम 1957 पारित किया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 क्या किया गया, पारित किया गया। देखिए इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो मैं सारे ही यहाँ पर बोर्ड पे लिखूंगा। तो इसी बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर, किस बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर, श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में गठित माध्यमिक शिक्षा आयोग की सिफारिशों के आधार पर कौन सा अधिनियम राजस्थान में पारित किया गया, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम जो है 1957 राजस्थान के अंदर क्या किया गया, पारित किया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत क्या हुआ, इस अधिनियम के अंतर्गत 1 अगस्त 1957, ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, 1 अगस्त 1957 को राजस्थान में बोर्ड की स्थापना के लिए क्या किया गया, राज्य सरकार ने मंजूरी दी, राज्य सरकार ने अनुमति दी। 1 अगस्त 1957 को क्या हुआ, राज्य सरकार ने बोर्ड की स्थापना के लिए, राजस्थान सरकार ने बोर्ड की स्थापना के लिए, बोर्ड की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की, बोर्ड की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की। तो राज्य सरकार ने बोर्ड की स्थापना के लिए मंजूरी कब प्रदान की, 1 अगस्त 1957 को। इसके बाद 4 दिसंबर 1957, 4 दिसंबर 1957, 4 दिसंबर 1957 को क्या हुआ, राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई। क्या हुआ, राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई। और इसी दिन जयपुर में, और इसी दिन जयपुर में, ध्यान रखना राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पहले कहां पर था, जयपुर में, और इसी दिन जयपुर में BSER की स्थापना की गई, BSER की स्थापना की गई। तो ये 2 डेट हमको बहुत ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट्स है भाई। 4 दिसंबर 1957, 4 दिसंबर 1957 को क्या हुआ, राज्यपाल ने अनुमति प्रदान की, और इसी दिन जयपुर के अंदर क्या किया गया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या किया गया, गठन किया गया, या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की क्या की गई, स्थापना की गई। और राज्य सरकार ने अनुमति कब प्रदान की थी, 1 अगस्त 1957 को। कब प्रदान की थी, 1 अगस्त 1957 को। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन या स्थापना कौन से अधिनियम के अंतर्गत की गई है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट परीक्षा के अंदर पूछे जा सकते हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 के अंतर्गत राज्य सरकार ने 1 अगस्त 1957 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना की मंजूरी प्रदान की। राज्यपाल की अनुमति कब प्राप्त हुई, 4 दिसंबर 1957 को। और इसी दिन कहां पर, जयपुर में, इसी दिन जयपुर के अंदर BSER की क्या की गई, स्थापना की गई। इसके बाद ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, इसके बाद 1 जनवरी 1961 को P सत्यनारायण राव
समिति की सिफारिश पर, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसे, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसे जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया, इसे जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये कि किस समिति की सिफारिश पर इसे जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। तो ये डेट भी हमको ध्यान रखनी है, 1 जनवरी 1961, और कौन सी समिति की सिफारिश पर, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसे कहाँ पर स्थानांतरित किया गया, जयपुर से अजमेर में स्थानांतरित किया गया। यानी कि वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहाँ पर है, अजमेर में है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वर्तमान में जो हम राजस्थान बोर्ड की जो बिल्डिंग देखते हैं, इसे वर्तमान स्वरूप 1973 में दिया गया, इसे वर्तमान स्वरूप 1973 में दिया गया। इसे वर्तमान स्वरूप कहाँ दिया गया, कब दिया गया, 1973 में दिया गया। ध्यान रखना। तो राजस्थान बोर्ड का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो वर्तमान में कहाँ पर है, अजमेर में है। और किस समिति की सिफारिश पर इसे अजमेर में स्थानांतरित किया गया, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर 1 जनवरी 1961 को इसे वर्तमान स्वरूप कब दिया गया, 1973 में दिया गया। यह एक स्वायत्त शासी संस्था है, यानी कि ऑटोनॉमस बॉडी है। यह एक स्वायत्त शासी संस्था है, यह एक स्वायत्त शासी संस्था है, यानी कि ऑटोनॉमस बॉडी है। और इसकी यदि आधिकारिक भाषा की बात करें तो इसकी आधिकारिक भाषा क्या है, इसकी आधिकारिक भाषा है हिंदी व अंग्रेजी। इसकी आधिकारिक भाषा क्या है, हिंदी व अंग्रेजी जो है वो इसकी क्या है, आधिकारिक भाषा है। तो देखो इस चीज़ को भी ध्यान रख लीजिए, यह एक स्वायत्त शासी संस्था है, यानी कि ऑटोनॉमस बॉडी है, और इसकी आधिकारिक भाषा क्या है, हिंदी व अंग्रेजी है। यदि हम इसके ध्येय वाक्य की बात करें कि इसका ध्येय वाक्य क्या है, तो देखिए इसका ध्येय वाक्य है सिद्धि भरवती कर्मजा। इसका ध्येय वाक्य क्या है, सिद्धि भरवती कर्मजा, यानी कि सफलता प्रयास से ही मिलती है। ये इसका क्या है, ध्येय वाक्य है। सफलता जो है किससे मिलती है, प्रयास से ही मिलती है, ये इसका ध्येय वाक्य है। और यदि हम इसके लोगो की बात करें कि इसका लोगो क्या है, तो राजस्थान के मानचित्र में, राजस्थान के मानचित्र में विजय स्तंभ, राजस्थान के मानचित्र में विजय स्तंभ, राजस्थान पुलिस का भी प्रतीक चिन्ह है ये। तो राजस्थान के मानचित्र में विजय स्तंभ, किताब व दीपक, इसके लोगों के अंदर क्या है, राजस्थान के मानचित्र में विजय स्तंभ, किताब व दीपक, और उसके नीचे इसका ध्येय वाक्य लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। तो ये स्लाइड बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्लाइड हो गई। एक बार आप लोग जो है इस स्लाइड का क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में काफ़ी कुछ जो है इस स्लाइड के अंदर क्लियर हो चुका है आप लोगों को, इसकी स्थापना से लेकर। तो सबसे पहले श्री लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में 1952-53 के अंदर माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ।
इसी आयोग ने सिफारिश की कि प्रत्येक राज्य में माध्यमिक शिक्षा के लिए और माध्यमिक स्तर की परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक बोर्ड होना चाहिए। इसी रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान के अंदर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1957 पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत राज्य सरकार ने 1 अगस्त 1957 को बोर्ड की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की। 4 दिसंबर 1957 को राज्यपाल ने अनुमति प्रदान की और इसी दिन जयपुर के अंदर बोर्ड की स्थापना की गई। 1 जनवरी 1961 को पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर इसे जयपुर से अजमेर स्थानांतरित किया गया। इसका मुख्यालय अजमेर में है। इसे वर्तमान स्वरूप 1973 में दिया गया और यह एक स्वायत्त शासी संस्था है। इसकी आधिकारिक भाषा हिंदी व अंग्रेजी है। इसका ध्येय वाक्य क्या है? इसका ध्येय वाक्य है सिद्धि भरवती कर्मजा, यानी कि जो सफलता है प्रयास से मिलती है। और इसका लोगो क्या है? राजस्थान के मानचित्र में विजय स्तंभ, किताब व दीपक, ये इसका क्या है? लोगो है। अब देखिए हम बात करते हैं BSER की संरचना। किसकी बात करते हैं? BSER की संरचना, या अपन इसको कह सकते हैं संगठनात्मक ढांचा, है ना। BSER की संरचना या संगठनात्मक ढांचा किस प्रकार का है? तो ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये भी एक, कि हमें पता होनी चाहिए कि BSER का संगठनात्मक ढांचा किस प्रकार का है। ठीक है, तो एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, वर्तमान में बोर्ड में 36 सदस्य हैं। वर्तमान में बोर्ड में कितने सदस्य हैं? 36 सदस्य हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो है वो यही है कि वर्तमान में बोर्ड में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में बोर्ड में 36 सदस्य हैं। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। अब ये 36 सदस्यों का यदि अपन वर्णन करें तो देखिए, बोर्ड अध्यक्ष एक, है ना, आप काउंट करते जाइएगा। बोर्ड अध्यक्ष एक, पदेन सदस्य उपाध्यक्ष सहित कितने हैं? 7। पदेन सदस्य उपाध्यक्ष सहित कितने हैं? 7। उसके बाद निर्वाचित सदस्य कितने हैं? निर्वाचित सदस्य हैं 7। उसके बाद राज्य सरकार द्वारा मनोनीत, तो राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य कितने हैं? राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य हैं 17। कितने? 17। विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य, विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य कितने हैं? 2। और इसमें 2 क्या होते हैं? प्रतिष्ठित शिक्षा शास्त्री, या अपन कह सकते हैं शिक्षाविद, यानी कि एजुकेशनिस्ट, यह सहयोजित होते हैं, है ना। शिक्षाविद ये कितने हैं? 2। तो कुल मिलाकर कितने सदस्य हो गए? 36। तो अगर हम बोर्ड की संगठनात्मक संरचना को देखें तो बोर्ड की संगठनात्मक संरचना के अंदर बोर्ड अध्यक्ष एक, पदेन सदस्य उपाध्यक्ष सहित, यानी कि उपाध्यक्ष जो है पदेन सदस्यों में ही शामिल है, वो कितने? 7। निर्वाचित सदस्य कितने? 7। राज्य सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य 17।
विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य 2 और प्रतिष्ठित शिक्षा शास्त्री या शिक्षाविद कितने 2। तो इस तरीके से कितने सदस्य हो गए 36 सदस्य हो गए। अब यदि हम बोर्ड अध्यक्ष की बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहले मैं आपको बोर्ड अध्यक्ष के बारे में बता रहा हूँ। किसके बारे में बता रहा हूँ? बोर्ड अध्यक्ष के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट बात मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि बोर्ड अध्यक्ष के बारे में ध्यान से सुनिएगा। राज्य सरकार द्वारा गठित, राज्य सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति द्वारा मनोनीत होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, 3 सदस्यीय समिति द्वारा क्या होता है? मनोनीत होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो बोर्ड अध्यक्ष है वो राज्य सरकार द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति द्वारा क्या होता है? मनोनीत होता है, निर्वाचित नहीं होता। ये सदस्य क्या होता है? मनोनीत होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और यदि हम 3 सदस्यों की बात करें कि भाई ये 3 सदस्य कौन होते हैं, तो 2 सदस्य बोर्ड द्वारा निर्वाचित। इन 3 सदस्यों में 2 सदस्य बोर्ड द्वारा निर्वाचित होते हैं। 2 सदस्य बोर्ड द्वारा निर्वाचित और एक सदस्य राज्य सरकार द्वारा, एक सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत। तो इन 3 सदस्य, ये 3 सदस्य मिलकर क्या करते हैं? बोर्ड अध्यक्ष को मनोनीत करते हैं। तो 3 सदस्यों की यदि हम बात करें तो इन 3 सदस्यों के अंदर 2 सदस्य बोर्ड द्वारा क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं और एक सदस्य राज्य सरकार द्वारा क्या होता है? मनोनीत होता है। और ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? बोर्ड अध्यक्ष को मनोनीत करते हैं, है ना। और एक फैक्ट और याद करो, अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। तो हमसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई बोर्ड अध्यक्ष कैसे बोर्ड अध्यक्ष का चयन किस प्रकार से किया जाता है? तो ये मनोनीत होता है 3 सदस्यीय समिति के द्वारा। और इस समिति का गठन जो है वो राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। और इन 3 सदस्यों में 2 सदस्य बोर्ड द्वारा निर्वाचित और एक सदस्य राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होता है। और अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? अध्यक्ष का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। कितना होता है? 3 वर्ष का होता है। ये अपन को याद रखना है। अब बोर्ड अध्यक्ष क्या होता है? प्रशासनिक प्रमुख होता है। क्या होता है? प्रशासनिक प्रमुख या प्रधान होता है। किसका? बोर्ड का। प्रशासनिक प्रमुख होता है। किसका? बोर्ड का प्रशासनिक प्रमुख होता है। यानी कि ये अधिवेशन बुलाता है, बैठकों की अध्यक्षता करता है ना। तो वो सारे काम बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा किए जाते हैं। तो खैर अपन को ये चीज जो है याद रखनी है। हमसे पूछा जा सकता है बोर्ड अध्यक्ष के चयन को लेकर पूछा जा सकता है कि भाई बोर्ड अध्यक्ष किस प्रकार से नियुक्त होता है ना। बोर्ड अध्यक्ष किस प्रकार से नियुक्त किया जाता है? वैसे तो नियुक्त किस प्रकार से होता है? ये मनोनीत होता है। क्या होता है? मनोनीत होता है। और हमसे पूछा जा सकता है कि इसका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का होता है। या फिर हमसे पूछा जा सकता है कि बोर्ड का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? बोर्ड अध्यक्ष होता है। अब यदि हम बात करें किसकी? उपाध्यक्ष की। किसकी बात करें? उपाध्यक्ष की। तो इसको भी देखिएगा, उपाध्यक्ष
निदेशक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान बीकानेर, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान कहाँ का? बीकानेर। इसका पदेन उपाध्यक्ष होता है। क्या होता है? पदेन उपाध्यक्ष होता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि बताइए बोर्ड का उपाध्यक्ष कौन होता है, निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर जो है वो इसका क्या होता है? पदेन उपाध्यक्ष होता है। तो ये हमारे लिए दो इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो गए जो हमको एग्जाम में याद रखने हैं। हमसे अध्यक्ष को लेकर उपाध्यक्ष को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है कि बताइए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का उपाध्यक्ष कौन होता है? तो निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर जो है, बीकानेर के अंदर है निदेशालय माध्यमिक शिक्षा का। तो माध्यमिक शिक्षा का जो निदेशालय बीकानेर में है उसका जो निदेशक होता है वो इसका पदेन उपाध्यक्ष होता है। क्या होता है? पदेन उपाध्यक्ष होता है। और ये बोर्ड अध्यक्ष की क्या करता है? सहायता करता है प्रशासनिक एवं शैक्षणिक मामलों के अंदर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। और यदि हम बात करें पदेन सदस्य की, तो इनको छोड़कर, पदेन सदस्य को छोड़कर, पदेन सदस्य को छोड़कर जितने भी सदस्य हैं बाकी के, भाई इसका कार्यकाल तो अपन ने पढ़ ही लिया, इसका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष। ठीक है, तो और पदेन सदस्यों को छोड़ दो क्योंकि ये सरकारी अधिकारी होते हैं सारे के सारे। तो पदेन सदस्यों को छोड़कर जो बोर्ड अध्यक्ष है, बोर्ड अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष का, और इन सबका कार्यकाल भी 3 वर्ष का होता है। इन सबका कार्यकाल भी कितना होता है? 3 वर्ष का होता है। इन सबका कार्यकाल भी 3 वर्ष का होता है, क्योंकि पदेन सदस्य तो क्या होते हैं? सरकारी अधिकारी होते हैं, तो इनका तो कोई कार्यकाल नहीं होता। लेकिन बोर्ड अध्यक्ष का और बाकी के जितने भी सदस्य हैं इन सबका कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष का होता है। बोर्ड अध्यक्ष के बारे में मैंने आपको बता दिया, उपाध्यक्ष के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं बोर्ड अधिवेशन की। किसकी बात करते हैं? बोर्ड अधिवेशन की बात करते हैं। तो बोर्ड अधिवेशन जो है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का जो अधिवेशन है ना, वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। बोर्ड अधिवेशन वर्ष में 2 बार क्या होता है? आयोजित होता है। 2 बार आयोजित होता है। 2 बार आयोजित होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो बोर्ड का जो अधिवेशन है वो वर्ष में कितनी बार आयोजित होता है? वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। और फरवरी या मार्च का अधिवेशन, यानी कि जो अधिवेशन फरवरी या मार्च में होता है, फरवरी या मार्च का अधिवेशन, फरवरी या मार्च का अधिवेशन वार्षिक अधिवेशन कहलाता है। फरवरी या मार्च का अधिवेशन वार्षिक अधिवेशन कहलाता है। तो ये अपन को एक थोड़ा सा नोट डाउन करना है। अगर आपसे पूछा जाए कि बोर्ड का कौन सा अधिवेशन वार्षिक अधिवेशन कहलाता है, तो वो अधिवेशन जो फरवरी या मार्च में आयोजित होता है उस अधिवेशन को हम क्या कहते हैं? वार्षिक अधिवेशन कहते हैं। तो वार्षिक अधिवेशन के संदर्भ में आपको जो बात है वो समझ में आ गई होगी कि बोर्ड अधिवेशन के बारे में यदि आपसे पूछा जाए तो बोर्ड अधिवेशन वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है, और फरवरी या मार्च में जो अधिवेशन होता है
वो इसका क्या कहलाता है, वार्षिक अधिवेशन कहलाता है। अब हम बात करते हैं गणपूर्ति, गणपूर्ति या कोरम की, है ना। तो गणपूर्ति या कोरम की बात करें तो 1/3 सदस्यों का उपस्थित होना, 1/3 सदस्यों का उपस्थित होना अनिवार्य है। 1/3 सदस्यों का उपस्थित होना क्या है, अनिवार्य है। यानी कि बोर्ड का जो भी अधिवेशन होता है या बैठक होती है उसमें 1/3 सदस्यों का उपस्थित होना क्या है, अनिवार्य है। तो अगर आपसे बोर्ड के गणपूर्ति या कोरम की बात की जाए तो 1/3 सदस्यों का उपस्थित होना क्या है, अनिवार्य है। अब हम बात करते हैं बोर्ड सचिव की। देखो ये सदस्यों में शामिल नहीं होता है ना, ये अलग से होता है। इसे अपन बोर्ड सेक्रेटरी भी कह सकते हैं। तो बोर्ड सेक्रेटरी क्या होता है, तो सबसे पहले अपन को ध्यान रखना है आरएएस कैडर का अधिकारी होता है। आरएएस कैडर का यानी कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा वर्ग का क्या होता है, अधिकारी होता है, का अधिकारी होता है। यह बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यह बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि क्या होता है, इसे अपन इंग्लिश में कहते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। अधिवेशन व बैठकों का एजेंडा तैयार करता है। अधिवेशन व बैठकों का एजेंडा यानी कि किस विषय को लेकर बैठक आयोजित होगी या अधिवेशन आयोजित होगा, बैठक अधिवेशन व बैठकों का एजेंडा तैयार करता है और इसे मत देने का अधिकार नहीं होता। यानी कि ये अधिवेशन व बैठकों में भाग लेता है, बोलता है, लेकिन इसे मत देने का अधिकार नहीं होता। इसे मत देने का अधिकार नहीं होता क्योंकि भाई ये सरकारी अधिकारी है ना, इसे मत देने का अधिकार नहीं होता क्योंकि ये सदस्यों में शामिल नहीं है। और यह वित्तीय व्यय के लिए प्रमुख उत्तरदायी अधिकारी होता है। वित्तीय व्यय के लिए प्रमुख उत्तरदायी अधिकारी होता है। यानी कि बोर्ड जो भी खर्चे कर रहा है उन खर्चों की समस्त जिम्मेदारी और जवाबदेही जो होती है वो इसी की होती है। तो वित्तीय व्यय के लिए प्रमुख उत्तरदायी अधिकारी होता है। तो ये अपन को याद रखना है। क्लियर हो गई बात। तो देखिए यहाँ पर अपन ने 3 पॉइंट और डिस्कस कर लिए कि भाई बोर्ड का अधिवेशन, बोर्ड का जो अधिवेशन है वो वर्ष में कितनी बार होगा, बोर्ड का अधिवेशन होगा वर्ष में 2 बार इसका अधिवेशन होगा। फरवरी या मार्च में जो अधिवेशन होगा वो क्या कहलाएगा, वार्षिक अधिवेशन कहलाएगा। यदि हम गणपूर्ति या कोरम की बात करें तो 1/3 सदस्यों का होना क्या है, अनिवार्य है। और यदि बोर्ड सचिव या बोर्ड सेक्रेटरी की बात करें तो आरएएस कैडर का अधिकारी होता है। यह बोर्ड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी कि सीईओ होता है। अधिवेशन व बैठकों का क्या तैयार करता है, एजेंडा तैयार करता है। क्या तैयार करता है, एजेंडा। इसे मत देने का अधिकार नहीं होता है और जितने भी व्यय होते हैं उसके लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होता है। प्रमुख रूप से क्या होता है, उत्तरदायी होता है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जब तक मैं थोड़ा सा जल पी लेता हूँ, है ना। फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं बोर्ड की समितियां। किसकी बात करते हैं? बोर्ड की समितियां। कि भाई अगर हम बोर्ड की समितियों की बात करें तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है 7 होती हैं। बोर्ड में कितनी समितियां होती हैं? बोर्ड के अंदर 7 समितियां होती हैं। कितनी? 7 समितियां होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब ये समितियां कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए, एक होती है मान्यता समिति। कौन सी? मान्यता समिति। ये स्कूलों को क्या करती हैं? मान्यता प्रदान करने से संबंधित कार्य करती हैं, नियम बनाती हैं। मान्यता समिति। तो पहली हो गई मान्यता समिति। एक हो गई पाठ्यक्रम समिति। कौन सी समिति? पाठ्यक्रम समिति। 9वीं से 12वीं, है ना। तो पाठ्यक्रम समिति का मतलब क्या है? सिलेबस को डिसाइड करने वाली समिति। पाठ्यचर्या समिति। कौन सी? पाठ्यचर्या समिति, यानी कि को करिकुलम एक्टिविटीज। पाठ्यचर्या समिति इसके संबंध में डिसीजन लेती हैं। फिर एक हो गई परीक्षा समिति। कौन सी समिति? परीक्षा समिति। परीक्षाओं के आयोजन से संबंधित परीक्षा समिति। एक हो गई मूल्यांकन समिति। कौन सी? मूल्यांकन समिति, यानी कि वैल्यूएशन से रिलेटेड कमेटी। वैल्यूएशन समिति। एक हो गई परीक्षा फल समिति। कौन सी? परीक्षा फल समिति, यानी कि रिजल्ट डिक्लेरेशन, है ना, कमेटी। और लास्ट हो गई वित्तीय व्यय समिति, यानी कि खर्चों से संबंधित समिति। तो इस तरीके से बोर्ड में कुल कितनी समितियां होती हैं? 7 कमेटीज होती हैं। कितनी कमेटीज होती हैं? 7 कमेटीज होती हैं। भाई पहली कमेटी कौन सी हो गई? मान्यता समिति। दूसरी कौन सी हो गई? दूसरी कमेटी की यदि हम बात करें तो ये हो गई पाठ्यक्रम समिति। एक हो गई पाठ्यचर्या समिति। एक हो गई परीक्षा समिति। एक हो गई मूल्यांकन समिति। एक हो गई परीक्षा फल समिति। और 7वीं कौन सी हो गई? 7वीं हो गई वित्तीय व्यय समिति। तो ये 7 समितियां होती हैं, है ना। तो आपको अच्छी तरीके से जो है इन समितियों को क्या करना है? याद करना है। एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। आप चाहें तो इसका क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि बोर्ड के अंदर कितनी कमेटीज होती हैं। तो बोर्ड के अंदर कुल कमेटीज कितनी होती हैं? 7 कमेटीज होती हैं। और इन 7 कमेटियों का आपको क्या होना चाहिए? नाम याद होना चाहिए। तो ये एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती हैं। क्लियर हो गई? फटाफट से आप क्या करिए? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7 समितियां। कितनी? 7 समितियां होती हैं बोर्ड के अंदर। क्लियर हो गई? अब देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पूरा का पूरा एक तरीके से स्थापना और इंट्रोडक्शन हो गया किसका? बोर्ड का। अब हम बात करेंगे कि बोर्ड के कार्य क्या क्या हैं, यानी कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान जो है वो कौन कौन से कार्य करता है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पर पहले एक बात और बता दूं कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको क्लास PDF मिल जाएगी। और साथ ही साथ ये जो नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं, ये नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। या फिर आप जो है CC मंत्रा ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उसके फ्री स्टडी मटेरियल में आपको ये नोट्स जो हैं अवेलेबल हो जाएंगे। और इससे पहले भी मैं 2 टॉपिक पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। एक तो शैक्षिक नवाचार और एक RTE एक्ट 2009। तो वो दोनों नोट्स भी जो हैं आपको फ्री स्टडी मटेरियल में मिल जाएंगे।
मैंने वहाँ पर एजुकेशन मैनेजमेंट के नाम से एक पूरा फोल्डर बना रखा है और उस फोल्डर के अंदर सारे नोट्स जो हैं आपको अवेलेबल हैं एजुकेशन मैनेजमेंट के। तो आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से जो है आप नोट्स प्राप्त कर लीजिए, प्रिंट भी करवा सकते हैं आप। अब देखिए बोर्ड के कार्य, बोर्ड के कार्य मैं बहुत ही आसान भाषा के अंदर जो है इन नोट्स को लिखा है ताकि आपको इजीली जो है समझ में आ जाए। अब यदि हम बोर्ड के कार्यों की बात करें तो मुख्य रूप से अगर मैंने जो एनालिसिस किया है तो 13 तरह के कार्य जो है बोर्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा किए जाते हैं। तो इसमें पहला कार्य है निजी विद्यालयों को, निजी विद्यालयों को माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय की माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय की मान्यता देना, यानी कि निरीक्षण व जांच के पश्चात ये निजी विद्यालयों को क्या करता है, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय की क्या करता है, मान्यता देता है। दूसरा कार्य क्या है, परीक्षाओं का आयोजन कराना। दूसरा कार्य क्या है, परीक्षाओं का आयोजन कराना। अब हम देखें कि भाई बोर्ड कौन कौन सी परीक्षाओं का आयोजन कराता है। तो देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो है कुल 8 तरह की परीक्षाओं का क्या किया जाता है, आयोजन कराया जाता है। ध्यान से देखिएगा 8 तरह की परीक्षाओं का आयोजन इसके द्वारा कराया जाता है। पहली है 10वीं बोर्ड, 10वीं बोर्ड, ठीक है ना, माध्यमिक, 10वीं बोर्ड माध्यमिक, ठीक है। फिर 12वीं बोर्ड उच्च माध्यमिक, 12वीं बोर्ड उच्च माध्यमिक। फिर 10वीं प्रवेशिका, 10वीं प्रवेशिका संस्कृत शिक्षा, यानी कि जो संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट है ना, संस्कृत आपने देखा होगा कि भाई संस्कृत वाली जो वैकेंसी है टीचर्स की अलग निकलती है। तो 10वीं प्रवेशिका संस्कृत शिक्षा, 10वीं प्रवेशिका संस्कृत शिक्षा। फिर 12वीं वरिष्ठ उपाध्याय, 12वीं वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत शिक्षा, 12वीं वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत शिक्षा। फिर राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा, राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा, यानी कि स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन STSE, ठीक है ना। उसके बाद रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, ठीक है ना। उसके बाद 7वीं सर्वोदय विचार परीक्षा, सर्वोदय विचार परीक्षा। और उसके बाद व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा, व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा कक्षा 9 से 12, कक्षा 9 से 12,
तो ये 8 तरह की परीक्षाओं का जो आयोजन है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कराया जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम पढ़ रहे हैं बोर्ड के कार्य, और यदि हम बोर्ड के कार्यों का अध्ययन करें तो उसमें 2 तरह के कार्य अभी अपन लोगों ने समझे। पहला कार्य क्या है? मान्यता प्रदान करना। क्या प्रदान करना? मान्यता प्रदान करना माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय की, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय की क्या करना? मान्यता प्रदान करना। दूसरा कार्य क्या है? परीक्षाओं का आयोजन कराना। क्या कराना? परीक्षाओं का आयोजन कराना। अब कौन कौन सी परीक्षाओं का आयोजन कराता है? 10वीं बोर्ड माध्यमिक, 12वीं बोर्ड उच्च माध्यमिक, 10वीं प्रवेशिका संस्कृत, है ना, 10वीं प्रवेशिका संस्कृत, है ना, 12वीं वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत शिक्षा, फिर राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा, फिर रीट राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा, फिर सर्वोदय विचार परीक्षा और व्यावसायिक शिक्षा परीक्षा। तो टोटल कितनी परीक्षाएं हो गई? 8 तरह की परीक्षाएं हो गई, जिनका आयोजन कौन करवाता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, BSER। फटाफट से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट कार्य क्या है। इसका नेक्स्ट कार्य क्या है? विद्यार्थी सेवा केंद्रों का संचालन करना। विद्यार्थी सेवा केंद्रों का संचालन करना। अब ये क्या होते हैं भाई? विद्यार्थी सेवा केंद्र क्या होते हैं? अगर हम विद्यार्थी सेवा केंद्रों की बात करें तो यह केंद्र विद्यार्थियों को, यह केंद्र विद्यार्थियों को सत्र 2001 से, सत्र 2001 से अब तक की, सत्र 2001 से अब तक की परीक्षाओं की, अब तक की परीक्षाओं की अंक तालिका, अब तक की परीक्षाओं की अंक तालिका, अब तक की परीक्षाओं की अंक तालिका व माइग्रेशन प्रमाण पत्र, व माइग्रेशन प्रमाण पत्र, यह केंद्र विद्यार्थियों को सत्र 2001 से अब तक की परीक्षाओं की अंक तालिका व माइग्रेशन प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हैं। क्या कराते हैं? उपलब्ध कराते हैं। और वर्तमान में 32 विद्यार्थी सेवा केंद्र हैं। कितने हैं? 32 विद्यार्थी सेवा केंद्र हैं, जिनका संचालन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा किया जा रहा है। तो देखिए इसका तीसरा कार्य क्या है? विद्यार्थी सेवा केंद्रों का क्या करना? संचालन करना। चौथा कार्य इसका है प्रकाशन कार्य करना। क्या है इसका चौथा कार्य? क्या है? प्रकाशन कार्य करना। प्रकाशन कार्य करना, यदि अपन प्रकाशन कार्य की बात करें तो ये 3 तरह के प्रकाशन कार्य करता है। 9वीं से 12वीं तक की, 9वीं से 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन, 9वीं से 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन। भाई पाठ्यक्रम तो SIES
जो पाठ्यक्रम है वो RSCERT बनाता है। ये क्या कराता है? प्रकाशन कराता है ना। तो 9वीं से 12वीं तक की पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करवाना, ठीक है, पहला कार्य तो ये करता है। दूसरा प्रकाशन का कार्य क्या है? अंक तालिका व प्रमाण पत्र, अंक तालिका व प्रमाण पत्रों का प्रकाशन। और तीसरा प्रकाशन किस प्रकार का है? राजस्थान, तीसरा प्रकाशन जो है, यदि हम तीसरे प्रकाशन की बात करें तो इसका तीसरा प्रकाशन है, ये एक बुक पब्लिश कराता है और उस बुक का नाम है राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका। राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका का त्रैमासिक प्रकाशन। राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका का त्रैमासिक यानी कि क्वार्टरली, त्रैमासिक प्रकाशन यानी कि 3 महीने में एक बार, यानी कि साल में कुल 4 बार इस पत्रिका का प्रकाशन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा कराया जाता है। तो देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का तीसरा कार्य क्या हो गया? विद्यार्थी सेवा केंद्रों का संचालन करना। और वर्तमान में राजस्थान में कितने विद्यार्थी सेवा केंद्र हैं? 32। और ये विद्यार्थी सेवा केंद्र क्या करते हैं? सत्र 2001 से अब तक की जो परीक्षाएं हैं उनकी अंक तालिका और माइग्रेशन प्रमाण पत्र जो है वो विद्यार्थियों को क्या कराते हैं? उपलब्ध कराते हैं। इंपॉर्टेंट बात हो गई। चौथा कार्य क्या है इनका? प्रकाशन का कार्य करना। 9वीं से 12वीं तक की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसका प्रकाशन कौन कराता है? BSER कराता है। फिर अंक तालिका और प्रमाण पत्रों का प्रकाशन और राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजस्थान बोर्ड शिक्षण पत्रिका वाला, तो ध्यान रखना इसका त्रैमासिक प्रकाशन होता है। किसके द्वारा? बोर्ड के द्वारा त्रैमासिक प्रकाशन का कार्य किया जाता है। तो प्रकाशन कार्य कराना ये इसका चौथा कार्य हो गया। तो फटाफट से एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो तीसरा कार्य भी पढ़ लिया अपन लोगों ने और चौथा कार्य भी पढ़ लिया। अब देखिए पांचवा कार्य, इसको ध्यान से सुनना। एकल व द्विपुत्री, एकल व द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना। एकल व द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना का संचालन करना, है ना। तो एकल व द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना का संचालन करना। अब ये पुरस्कार योजना है क्या, इसको अपन ढंग से समझने की कोशिश करेंगे और ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो एकल व द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो अपन को ये याद रखना है कि किस सत्र से प्रारंभ हुई। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सत्र 2012 से प्रारंभ, सत्र 2012 से प्रारंभ। इसके उद्देश्य की यदि हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या था, क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि भाई बताइए बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए BSER द्वारा कौन सी योजना का संचालन किया जा रहा है, तो वो है एकल व द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना। तो बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन व महिला
सशक्तिकरण को बढ़ावा, वह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना का क्या किया जा रहा है, संचालन किया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद पात्रता, एक व दो पुत्री, एक व दो पुत्री तथा अपवाद स्वरूप तीन पुत्री। अपवाद स्वरूप तीन पुत्री का मतलब क्या हुआ, एक व दो जुड़वा पुत्री, एक व दो जुड़वा पुत्री, यानी कि या सेकंड टाइम में क्या हो गया, दो जुड़वा पुत्रियां हो गई। तो एक व दो पुत्री तथा अपवाद स्वरूप तीन पुत्री परिवार वाले, एक व दो पुत्री तथा अपवाद स्वरूप तीन पुत्री परिवार वाले, ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक व दो पुत्री तथा अपवाद स्वरूप तीन पुत्री परिवार की लिखेंगे अपन, परिवार की योग्य व प्रतिभाशाली पुत्रियां, योग्य व प्रतिभाशाली पुत्रियां जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने 10वीं बोर्ड प्रवेशिका परीक्षा, 10वीं बोर्ड प्रवेशिका परीक्षा, 12वीं बोर्ड वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा, वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में, वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में राज्य व जिला स्तर पर वरीयता सूची में, जिला स्तर पर वरीयता सूची में स्थान प्राप्त किया है, वरीयता सूची में स्थान प्राप्त किया है। यानी कि अगर उन बच्चियों ने, है ना, राज्य व जिला स्तर पर इन परीक्षाओं में क्या किया है, स्थान प्राप्त किया है, तो उन्हें इस योजना के तहत क्या दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। उन्हें इस योजना के तहत क्या दिया जाएगा, पुरस्कार दिया जाएगा। अब पुरस्कार की अगर अपन बात करें कि भाई पुरस्कार क्या दिया जाएगा, तो इसको भी अपन देख लेते हैं कि भाई पुरस्कार क्या दिया जाएगा। तो पुरस्कार की यदि बात करें तो देखिए, पुरस्कार राशि सबसे पहले अपन बात करेंगे जिला स्तर पर। किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं, पहले राज्य स्तर पर कर लेते हैं। राज्य स्तर पर वरीयता सूची में स्थान प्राप्त करने पर, राज्य स्तर पर वरीयता सूची में स्थान प्राप्त करने पर क्या पुरस्कार दिया जाएगा, उसको भी आप लोग देख लीजिए ध्यान से। ये पुरस्कार राशि जो है हमसे क्या की जा सकती है, पूछी जा सकती है। ये पुरस्कार राशि हमसे क्या की जा सकती है, पूछी जा सकती है। तो ध्यान से देखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अपन अच्छी तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। अच्छे नोट्स जो हैं हमारे बन जाएंगे। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे राज्य स्तर पर, तो 10वीं और प्रवेशिका परीक्षा, क्योंकि ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं, 10वीं व प्रवेशिका परीक्षा, अगर उसमें
वरीयता सूची के अंदर आती है तो प्रत्येक बालिका को 31,000 रुपये और 12वीं व वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 12वीं व वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में यदि वरीयता सूची में आती हैं तो 51,000 रुपये, कितने? 51,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। और यदि अब हम बात करें किसकी, जिला स्तर पर प्रथम 5 में आने पर, प्रथम 5 स्थान तक आने पर, यानी कि फर्स्ट टू 5 में यदि आती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यदि फर्स्ट टू 5 के अंदर आती हैं तो क्या पुरस्कार दिया जाएगा? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यदि हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या पुरस्कार मिलेगा, तो इसको भी अपन देख लेते हैं। 10वीं और प्रवेशिका परीक्षा, 10वीं और प्रवेशिका परीक्षा, तो यहाँ पर यदि आती है तो 11,000 रुपये, कितने? 11,000 रुपये का पुरस्कार, ठीक है। यहाँ पर 31,000 और 51,000। और 12वीं और वरिष्ठ उपाध्याय, इसके अंदर यदि आती है 12वीं और वरिष्ठ उपाध्याय इसमें स्थान प्राप्त करती है तो भी 11,000 रुपये का जो है पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये जो है कौन सी योजना है? एकल व द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना। इसको आप वापस ध्यान से पढ़ लीजिए कि इस योजना को जो संचालन है किसके द्वारा किया जाता है? BSER द्वारा किया जाता है। इस योग्यता का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? BSER द्वारा किया जाता है। यह योजना कब प्रारंभ की गई थी? सत्र 2012 से इसे प्रारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या था? बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। इसमें कौन सी बच्चियां पात्र होती हैं पुरस्कार के लिए? वो उस परिवार की पुत्रियां जिसमें केवल एक ही पुत्री है या 2 पुत्री हैं या अपवाद स्वरूप कितनी पुत्री हैं? 3 पुत्री हैं। यानी कि उस परिवार की बालिकाओं को पुरस्कृत किया जाता है जिस परिवार में केवल कितनी? 1 पुत्री, 2 पुत्री या अपवाद स्वरूप 3 पुत्री है। लेकिन 3 पुत्री कैसे होनी चाहिए? अपवाद स्वरूप 2 पुत्रियों का जन्म क्या हो गया हो? जुड़वा रूप से हो गया हो, ठीक है ना। और उन पुत्रियों ने क्या किया हो? 10वीं बोर्ड, प्रवेशिका परीक्षा, 12वीं बोर्ड और वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में राज्य और जिला स्तर पर वरीयता सूची में क्या किया हो? स्थान प्राप्त किया हो, तो उनको क्या किया जाएगा? पुरस्कार दिया जाएगा। अब राज्य स्तर पर यदि वो क्या करती हैं? राज्य स्तर पर स्थान प्राप्त करती हैं। कौन से स्तर पर? राज्य स्तर पर यदि वो स्थान प्राप्त करती हैं तो 10वीं और प्रवेशिका परीक्षा में 31,000 रुपये, 12वीं और वरिष्ठ उपाध्याय में 51,000 रुपये। और जिला स्तर पर, तो यदि अपन जिला स्तर पर देखें तो प्रथम 5 स्थान तक आने पर 10वीं व प्रवेशिका परीक्षा में 11,000 रुपये और 12वीं व वरिष्ठ उपाध्याय में भी 11,000 रुपये का क्या दिया जाएगा? पुरस्कार दिया जाएगा। फटाफट से इसका जो है स्क्रीनशॉट जो है आप लोग खींच लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, है ना। और यहाँ से प्रश्न बनने की क्या है? संभावना है पूरी, ठीक है। अब देखिए छठा कार्य क्या है? छठा कार्य जो इसका है BSER का पुरस्कार योजना का संचालन करना। छठा कार्य क्या है?
पुरस्कार योजना का संचालन करना। अब ये योजना कब से चालू की गई, पुरस्कार योजना? यदि हम पुरस्कार योजना की बात करें तो इस योजना को प्रारंभ किया गया सत्र 2017-18 से। सत्र 2017-18 से इस योजना को क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। और इसके अंदर 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। अब ये 3 पुरस्कार कौन कौन से हैं भाई, इसको भी आप लोग देख लो। एक तो है एक है विद्यार्थी कला रत्न, एक तो है विद्यार्थी कला रत्न, एक है विद्यार्थी कला रत्न पुरस्कार, एक है विद्यार्थी खेल रत्न, विद्यार्थी खेल रत्न, विद्यार्थी खेल रत्न, और एक है शिक्षक रत्न। एक क्या है? शिक्षक रत्न। लेकिन यहां पर एक चीज है, शिक्षक माध्यमिक शिक्षा का होना चाहिए। शिक्षक माध्यमिक शिक्षा का होना चाहिए। अब जो विद्यार्थी कला रत्न है, इसमें पुरस्कार दिया जाता है 51,000 रुपये का। विद्यार्थी खेल रत्न में पुरस्कार दिया जाता है 51,000 रुपये का। और शिक्षक रत्न में पुरस्कार दिया जाता है 1 लाख रुपए का। कितने का? 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। तो ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का क्या है? छठा कार्य है, विद्यार्थी पुरस्कार योजना का संचालन करना। ये 6th नंबर का वर्क है। और यह योजना कब चालू की गई? 2017-18 से। इसमें कितने तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं? 3 तरीके के, एक विद्यार्थी कला रत्न, एक विद्यार्थी खेल रत्न और एक शिक्षक रत्न। और शिक्षक कौन सा होना चाहिए? माध्यमिक शिक्षा का। तो विद्यार्थी जो कला रत्न है 51,000 रुपये, खेल रत्न 51,000 रुपये और शिक्षक रत्न जो है 1 लाख रुपए का पुरस्कार जो है दिया जाता है। अब देखिए इसका 7वां कार्य क्या है। 7वें कार्य की यदि हम बात करें तो छात्रवृत्ति प्रदान करना। यदि हम बात करें छात्रवृत्ति प्रदान करना, इसका 7वां कार्य है छात्रवृत्ति प्रदान करना। ठीक है, छात्रवृत्ति प्रदान करना। 2 तरह की छात्रवृत्ति ये जो है देता है BSER। 10वीं बोर्ड की मेरिट में, 10वीं बोर्ड की मेरिट में 1 से 15 तक स्थान प्राप्त करने पर, 10वीं बोर्ड की मेरिट में 1 से 15 तक ऐसे लिख लेते हैं, 1 से 15 स्थान तक आने पर, यह स्टेटमेंट सही रहेगा। 10वीं बोर्ड की मेरिट में 1 से 15 स्थान तक आने पर 400 रुपये प्रति माह 400 रुपये प्रति माह 2 वर्ष तक, यानी कि 11वीं और 12वीं के लिए। किसके लिए?
11वीं और 12वीं के लिए 12वीं बोर्ड की मेरिट में 12वीं बोर्ड की मेरिट में 12वीं बोर्ड की मेरिट में 1 से 10 स्थान तक आने पर, हर संकाय में, वो कॉमन सेंस की बात है कि भाई 12वीं में तो स्ट्रीम वाइज ही होगा, 1 से 10 स्थान तक आने पर 500 रुपये प्रति माह 3 वर्ष तक, यानी कि ग्रेजुएशन तक। और ये किस स्तर की मेरिट है? राज्य स्तर। तो राज्य स्तर पर 10वीं बोर्ड की मेरिट में 1 से 15 स्थान तक आने पर 400 रुपये प्रति माह 2 वर्ष तक मिलेंगे, और 12वीं बोर्ड की मेरिट में 1 से 10 स्थान तक आने पर 500 रुपये प्रति माह 3 वर्ष तक दिए जाएंगे। तो ये छात्रवृत्ति प्रदान करने का कार्य भी BSER के द्वारा किया जाता है। ये 7वें नंबर का क्या है? कार्य है। अब हम बात करते हैं 8वें और 9वें स्तर के कार्य की। ठीक है, तो देखिए हम बात करते हैं 8वां कार्य क्या है? विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन करना। विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन करना। सृजनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन करना। अब यदि अपन इसकी बात करें कि भाई ये सृजनात्मक प्रतियोगिताएं क्या होती हैं, तो विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन करना। इसमें 5 तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इसमें 5 तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। 5 तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। अब ये 5 तरह की प्रतियोगिताएं कौन सी हैं, है ना, ये हमें पता होना चाहिए कि भाई इसके अंतर्गत 5 तरह की प्रतियोगिताएं जो हैं वो आयोजित की जाती हैं। पहली है आशु भाषण प्रतियोगिता। आशु भाषण प्रतियोगिता। दूसरी है निबंध प्रतियोगिता। दूसरी कौन सी है? निबंध प्रतियोगिता। तीसरी है प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। कौन सी है? प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता। चौथी है चित्रकला प्रतियोगिता। चित्रकला प्रतियोगिता। 5वीं है एकल गान प्रतियोगिता। एकल गान प्रतियोगिता। तो इसमें ये 5 तरह की प्रतियोगिताओं का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। और ये प्रतियोगिताएं जो हैं 3 स्तर पर होती हैं। कितने स्तर पर होती हैं? 3 स्तर पर होती हैं। फर्स्ट खंड स्तर, दूसरा जिला स्तर और तीसरा राज्य स्तर।
तो ये प्रतियोगिताएं कितने स्तर पर होती हैं? 3 स्तर पर होती हैं। एक होता है खंड स्तर, एक होता है जिला स्तर, एक होता है राज्य स्तर। खंड स्तर पर फर्स्ट प्रथम व द्वितीय आने पर, खंड स्तर पर प्रथम व द्वितीय आने पर जिला स्तर पर भेजा जाता है, जिला स्तर पर भेजा जाता है। और यदि जिला स्तर पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान जो बच्चा बालक प्राप्त करता है, जिला स्तर पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान जो बालक प्राप्त करता है, उसको 1500, 1000 और 500 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। 1500 रुपये, 1000 रुपये और 500 रुपये का पुरस्कार जो है दिया जाता है। और राज्य स्तर पर जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान प्राप्त करता है, राज्य स्तर पर जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्थान प्राप्त करता है, उसको 2500 रुपये, 2000 रुपये और 1500 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो पांचों प्रतियोगिताएं हैं, ये 9th to 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, के लिए होती हैं। तो ये देखिए, ये है, अपन लोगों ने ये पढ़ लिया कि 8वां कार्य क्या है। 8वां कार्य है विद्यार्थियों के लिए सृजनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन कराना। इसमें क्या होता है, 5 तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन जो है BSER के द्वारा कराया जाता है। एक है आशु भाषण प्रतियोगिता, एक निबंध प्रतियोगिता, एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, एक चित्रकला प्रतियोगिता, एक एकल गान प्रतियोगिता, है ना। एकल गान प्रतियोगिता यानी कि ये सिंगिंग कंपटीशन है, एकल गान प्रतियोगिता। और ये कितने स्तर पर आयोजित होती है? 3 स्तर पर आयोजित होती है। खंड स्तर यानी कि ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और स्टेट लेवल पर। खंड स्तर पर जो बच्चा प्रथम और द्वितीय आता है उसको जिला स्तर पर भेज देते हैं। फिर जिला स्तर पर जो बच्चा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आता है उसको 1500, 1000 और 500 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। और राज्य स्तर पर जो बच्चा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आता है उसको 2500, 2000 और 1500 रुपये का क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो परीक्षा है, ये जो प्रतियोगिता है, ये 9th to 12th लेवल के स्टूडेंट्स के लिए आयोजित की जाती है। तो फटाफट से आप इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। अब हम आगे देखते हैं कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है विद्यार्थियों के साथ साथ जो है शिक्षकों के लिए भी सृजनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन कराता है। तो शिक्षकों के लिए सृजनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन, शिक्षकों के लिए सृजनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन। तो ये विद्यार्थियों के साथ साथ शिक्षकों के लिए भी सृजनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन कराता है और ये इसका एक कार्य है। तो अपन 9वां कार्य पढ़ रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। अब शिक्षकों के लिए सृजनात्मक प्रतियोगिता का जो आयोजन है वो मुख्य रूप से शिक्षकों के व्यावसायिक उन्नयन और उनके शैक्षिक चिंतन में वृद्धि के लिए किया जाता है। इसमें 3 प्रकार की प्रतियोगिताएं होती हैं। कितने प्रकार की?
3 प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन जो है शिक्षकों के लिए किया जाता है। एक होती है पत्र वाचन प्रतियोगिता। क्या होती है? पत्र वाचन प्रतियोगिता। एक होती है अध्यापन प्रतियोगिता। एक कौन सी होती है? अध्यापन प्रतियोगिता। और एक होती है लेखन प्रतियोगिता। एक होती है लेखन प्रतियोगिता। तो इन 3 तरह की प्रतियोगिताओं का जो आयोजन है वो शिक्षकों के लिए किया जाता है। और इसमें राज्य स्तर पर जो शिक्षक प्रथम आता है, राज्य स्तर पर जो शिक्षक प्रथम आता है उसे 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। कितने रुपए की राशि दी जाती है? 5,000 रुपये की राशि दी जाती है। और जिला स्तर पर जो शिक्षक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आते हैं उन्हें 2,000, 1,500 और 1,000 रुपये की राशि जो है पुरस्कार के रूप में दी जाती है। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि शिक्षकों के लिए भी जो है सृजनात्मक प्रतियोगिता का आयोजन जो है BSER द्वारा किया जाता है। तो जिला स्तर पर जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय आते हैं उन्हें 2,000 रुपये, 1,000, 1,500 रुपये और 1,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। तो ये अपन को ध्यान रखना है, राज्य स्तर पर प्रथम आने वाले शिक्षक को 5,000 रुपये और जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले शिक्षक को 2,000, 1,500 और 1,000 रुपये की राशि पुरस्कार में दी जाती है। और प्रमाण पत्र भी साथ में दिया जाता है। तो 9 कार्य अपन लोगों ने पढ़ लिए। अब BSER का 10वां कार्य क्या है? प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन। 10वां कार्य क्या है? प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन। अब देखो, प्रतिभा खोज परीक्षा जो है 2 तरीके की होती है। प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन, तो प्रतिभा खोज परीक्षा जो है वो कितने तरीके की होती है? वो 2 तरीके की होती है। एक होती है राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, और एक होती है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। एक क्या होती है? राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। इसे बोलते हैं अपन इंग्लिश में STSE, स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, और इसे बोला जाता है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। तो प्रतिभा खोज परीक्षा कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की होती है। एक राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा और एक होती है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। तो इन दोनों परीक्षाओं के आयोजन के बारे में अपन पढ़ते हैं। तो पहले अपन बात करेंगे राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा। ये राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा जो है ये 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। ध्यान रखना है कि राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा जो है 2 प्रकार की होती है। एक होती है राज्य स्तरीय, एक क्या होती है? राज्य स्तरीय गणित एवं विज्ञान, राज्य स्तरीय गणित एवं विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा। गणित एवं विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा। और एक होती है
राज्य स्तरीय, एक होती है राज्य स्तरीय कला एवं वाणिज्य, कला एवं वाणिज्य प्रतिभा खोज परीक्षा। तो राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा जो है वो दो प्रकार की होती है, एक गणित एवं विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा और एक कला एवं वाणिज्य प्रतिभा खोज परीक्षा। तो अपन को पहले तो ये ध्यान रखना है, उसके बाद अपन को ये ध्यान रखना है कि ये आयोजित किसके द्वारा कराई जाती है। ये आयोजित होती है BSER द्वारा, यानी कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा। और प्रायोजित किसके द्वारा होती है, प्रायोजित होती है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार द्वारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार द्वारा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार द्वारा। तो आयोजित तो इसे कौन करता है, BSER यानी कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और इसे प्रायोजित कौन करता है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार द्वारा क्या होती है, प्रायोजित होती है। यदि इसके अंदर हम बात करें तो इसमें शामिल कौन होते हैं, इसमें शामिल होते हैं 10वीं व 12वीं के विद्यार्थी, 10वीं व 12वीं के विद्यार्थी इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। 10वीं व 12वीं के विद्यार्थी इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं, जिन्होंने 9वीं में और 11वीं में क्या किया हो, 50% अंक प्राप्त किए हों, 50% अंक प्राप्त किए हों। तो ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाकर लिखा है कि इसके अंदर कौन विद्यार्थी शामिल होते हैं, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी इसके अंदर शामिल होते हैं, जिन्होंने 9वीं और 11वीं में क्या किया हो, 50% अंक क्या किए हो, प्राप्त किए हों, उन्हें इस परीक्षा में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। इसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को, इसमें जो फर्स्ट आता है, इसमें जो फर्स्ट आता है उसे 4000 रुपये, और शेष 19 विद्यार्थियों को, शेष 19 विद्यार्थियों को 2000 रुपये दिए जाते हैं। शेष 19 विद्यार्थियों को 2000 रुपये दिए जाते हैं, यानी कि कुल मिलाकर इसमें 20 विद्यार्थी जो होते हैं वो सफल माने जाते हैं। जो फर्स्ट आता है उसे 4000 रुपये, और शेष 19 विद्यार्थियों को क्या किया जाता है, 2000 रुपये का पुरस्कार जो है दिया जाता है। तो एक बार आप चाहें तो वापस समझ सकते हैं कि भाई राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा दो प्रकार की होती है, एक राज्य स्तरीय गणित एवं विज्ञान प्रतिभा खोज परीक्षा, एक राज्य स्तरीय कला एवं वाणिज्य प्रतिभा खोज परीक्षा। इसका आयोजन किया जाता है BSER द्वारा, और ये प्रायोजित होती हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार द्वारा। इसमें कौन शामिल होता है, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं, जिन्होंने 9वीं और 11वीं में क्या किया हो, 50% अंक प्राप्त किए हों। इसमें फर्स्ट आने वाले विद्यार्थी को 4000 रुपये और शेष 19 विद्यार्थियों को 2000 रुपये का पुरस्कार दिया जाता है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। यह 2 स्तर पर होती है। किस पर होती है, 2 स्तर पर होती है। ठीक है, कितने स्तर पर होती है, 2 स्तर पर होती है। पहले तो अपन को इस बात को ध्यान रखना है
फिर हम बात करते हैं प्रथम स्तर की परीक्षा। प्रथम स्तर की परीक्षा जो है BSER द्वारा ली जाती है, यानी कि बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा ली जाती है। इसमें 234 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। इसमें 234 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। तो प्रथम स्तर की जो परीक्षा है वो किसके द्वारा ली जाती है? BSER द्वारा ली जाती है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए होती है। क्लास 10th के विद्यार्थी इसमें क्या करते हैं? भाग लेते हैं। जिन्होंने 9th में क्या किया हो, कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हों? जिन्होंने 9th में 55% अंक प्राप्त किए हों, जिन्होंने 9th में 55% अंक क्या किए हों? प्राप्त किए हों, वो इसमें क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अंदर तो क्या होता है, 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा होती है इसमें केवल 10वीं के विद्यार्थी पार्टिसिपेट करते हैं। और जो प्रथम स्तर की परीक्षा होती है वो BSER के द्वारा ली जाती है। और इसमें कितने विद्यार्थियों का चयन किया जाता है? इसमें 234 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। फिर देखेंगे द्वितीय स्तर की परीक्षा। द्वितीय स्तर की परीक्षा NCERT द्वारा ली जाती है। द्वितीय स्तर की परीक्षा किसके द्वारा ली जाती है? NCERT द्वारा ली जाती है। और इसमें चयनित विद्यार्थियों को PhD तक 500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। इसमें चयनित विद्यार्थियों को 500 रुपये प्रति माह PhD तक दिए जाते हैं। तो देखिए प्रतिभा खोज परीक्षा जो है वो 2 प्रकार की हो गई। एक हो गई राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, एक हो गई राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। इसमें 10वीं और 12वीं दोनों के विद्यार्थी भाग लेते हैं। इसमें केवल 10वीं के विद्यार्थी ही क्या करते हैं? भाग लेते हैं। और ये BSER द्वारा आयोजित होती है। और इसका सेकंड लेवल जो है NCERT द्वारा लिया जाता है। और इसमें चयनित विद्यार्थी को PhD तक 500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। तो ये मेरे हिसाब से अब आप लोगों का अच्छी तरीके से क्या हो गया होगा? क्लियर हो गया होगा प्रतिभा खोज परीक्षा वाला जो पॉइंट है। अब देखिए BSER का नेक्स्ट वर्क क्या है? नेक्स्ट है, अब ये चैप्टर थोड़ा सा फिनिश होने वाला है, छोटे छोटे पॉइंट ही बचे हैं। अब है एक विद्यार्थी विज्ञान मंथन। विद्यार्थी विज्ञान मंथन, इसे अपन शॉर्ट में बोलते हैं VVM, विद्यार्थी विज्ञान मंथन परीक्षा का आयोजन। विद्यार्थी विज्ञान मंथन परीक्षा का आयोजन। अब देखिए ये जो परीक्षा है विद्यार्थी विज्ञान मंथन परीक्षा का जो आयोजन है ये भी BSER ही करता है। एक्चुअल में ये जो परीक्षा है विद्यार्थी विज्ञान मंथन,
ये विज्ञान एवं तकनीकी विभाग, विज्ञान एवं तकनीकी, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग भारत सरकार, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग भारत सरकार और NCERT के सहयोग से, NCERT के सहयोग से किसके द्वारा ली जाती है, के सहयोग से BSER द्वारा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान द्वारा इस परीक्षा का आयोजन कराया जाता है। 6th to 11th क्लास के लिए, 6th to 11th क्लास के लिए इस परीक्षा का आयोजन जो है विज्ञान एवं तकनीकी विभाग भारत सरकार और NCERT के सहयोग से BSER द्वारा कराया जाता है 6th to 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए। और इसका उद्देश्य क्या है, नव भारत का निर्माण करते हुए डिजिटल डिवाइस का उपयोग बढ़ाना है। इसका उद्देश्य क्या है इस परीक्षा का, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, नव भारत का निर्माण करते हुए, नव भारत का निर्माण करते हुए डिजिटल डिवाइस का उपयोग बढ़ाना, ये इसका क्या है, उद्देश्य है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि विद्यार्थी विज्ञान मंथन, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई VVM परीक्षा का आयोजन, तो अधिकतर बच्चे क्या है, कंफ्यूज हो जाएंगे, बोलेंगे यार ये VVM क्या है। तो विद्यार्थी विज्ञान मंथन ये परीक्षा है और इसका आयोजन कौन करता है, BSER किसके सहयोग से करता है, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग भारत सरकार और NCERT के सहयोग से 6th to 11th क्लास के लिए। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, नव भारत का निर्माण करते हुए डिजिटल डिवाइस का उपयोग बढ़ाना। फिर देखिए अब हम बात करते हैं BSER के अन्य कार्य के लिए, अन्य कार्यों की बात करते हैं। तो देखिए इसमें आ रहा है इसका जो 12वें नंबर का कार्य आ रहा है वो क्या है, BSER का बस 2 कार्य और बचे हैं। 12वें नंबर का कार्य क्या है BSER का, वो है श्रेष्ठ विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करना, श्रेष्ठ विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करना। मैं बच्चों देखो क्या है कि एक एक चीज़ लिखवाना पसंद करता हूँ, शॉर्टकट से चलना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि भाई हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं और क्लास जो है वो एक बार ही होती है, तो उसके अंदर किसी चीज़ को छोड़ा जाए या शॉर्टकट को अपनाया जाए वो मुझे पसंद नहीं है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर महत्वपूर्ण बिंदु उस पाठ का आपके साथ डिस्कस करूं। इसलिए हो सकता है कि थोड़ी क्लास लंबी भी हो जाती है, लेकिन मैटर में कुछ भी नहीं छोड़ता हूं, कंप्लीट मैटर में आपको देने की कोशिश करता हूं, ताकि आपके लिए ये एक उपयोगी जो है क्लास जो है साबित हो। तो श्रेष्ठ विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करना, ये भी किसका कार्य है, BSER का। अब कौन से होते हैं श्रेष्ठ विद्यालय, जो 10वीं व 12वीं में श्रेष्ठ परिणाम देते हैं, 10वीं व 12वीं में क्या करते हैं, श्रेष्ठ परिणाम देते हैं, उन्हें BSER द्वारा क्या किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। और 13वां कार्य क्या है इसका, इसका 13वां कार्य है
कैरियर परामर्श सामग्री का प्रकाशन, कैरियर परामर्श सामग्री का प्रकाशन, कैरियर परामर्श सामग्री का प्रकाशन। अब ये कैरियर परामर्श सामग्री का जो प्रकाशन है ये BSER कब से कर रहा है? 2014 से कर रहा है। कब से कर रहा है? 2014 से। और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए, 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए इस सामग्री का क्या किया जा रहा है? प्रकाशन किया जा रहा है। अब ये कैरियर परामर्श सामग्री के अंदर मुख्य रूप से जो सामग्री प्रकाशित की जाती है वो 4 प्रकार की होती है। एक होती है दिशा, एक होती है दृष्टि, एक होती है गार्गी। एक क्या होती है? दिशा, दृष्टि, गार्गी। और एक का नाम क्या है? प्राइम। एक का नाम क्या है? प्राइम। तो ये 4 प्रकार की कैरियर परामर्श सामग्री जो है BSER द्वारा प्रकाशित की जाती है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि भाई कैरियर परामर्श सामग्री के अंतर्गत BSER द्वारा किसका प्रकाशन कराया जाता है और कौन सी कक्षा के लिए विद्यार्थियों के लिए? 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए। और कब से किया जा रहा है? 2014 से किया जा रहा है। कब से किया जा रहा है? 2014 से। यानी कि अगर वहाँ पे 12वीं कक्षा नहीं हो तो उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए। अब दिशा क्या है, दृष्टि क्या है, गार्गी क्या है और प्राइम क्या है? यदि हम दिशा की बात करें तो ये एक शैक्षिक एवं व्यावसायिक अध्ययन, शैक्षिक एवं व्यावसायिक अध्ययन, शैक्षिक एवं व्यावसायिक अध्ययन मार्गदर्शिका है, मार्गदर्शिका है। तो जो दिशा है वो क्या है? शैक्षिक एवं व्यावसायिक अध्ययन मार्गदर्शिका है। और यदि हम दृष्टि की बात करें तो ये रोजगार अवसर मार्गदर्शिका है। क्या है? रोजगार अवसर मार्गदर्शिका। दृष्टि क्या है? रोजगार अवसर मार्गदर्शिका है। उसके बाद यदि हम गार्गी की बात करें तो ये बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना। ये क्या है? बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना मार्गदर्शिका है। बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना मार्गदर्शिका है। और यदि हम प्राइम की बात करें तो प्राइम क्या है? प्राइम निजी क्षेत्र में रोजगार अवसर मार्गदर्शिका है। क्या है? निजी क्षेत्र में रोजगार अवसर मार्गदर्शिका। तो आप यहां पर देख सकते हो कि कैरियर परामर्श सामग्री का जो प्रकाशन है BSER कब से कर रहा है? 2014 से कर रहा है ना। और उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए कर रहा है। कैरियर परामर्श सामग्री के अंदर जो है 4 प्रकार की मार्गदर्शिकाएं BSER द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। दिशा, दृष्टि, गार्गी और प्राइम। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसको आपको विशेष तौर पर याद करके जाना है। तो ये 13 तरह के जो कार्य हैं ये किसके द्वारा किए जाते हैं? BSER द्वारा किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। 2 अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं
उनकी चर्चा भी मैं आपसे करना चाहूँगा। तो देखिए, दो अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की यदि हम बात करें तो एक है BSER द्वारा, ये ध्यान रखिएगा, BSER द्वारा अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए, यानी कि परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया है। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो BSER द्वारा राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा, BSER द्वारा राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम, अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992, ये ध्यान रखना है, 1992 लागू किया गया है, लागू किया गया है। यानी कि परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग ना हो, उसके लिए कौन सा अधिनियम जो है लागू किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान द्वारा राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम जो है 1992 जो है लागू किया गया है। और 2022 में इसमें संशोधन किया गया, 2022 में इसमें संशोधन किया गया, संशोधन किया गया। एक पॉइंट और नोट करेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों के लिए, बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती, यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जो कर्मचारियों की भर्ती होती है, तो बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों हेतु कौन सा अधिनियम है या कौन से नियम बनाए गए हैं। तो बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्तों हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान हेतु माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सेवा विनियम 2004 बनाए गए हैं। तो ये अपन को ध्यान रखना है, ये दो पॉइंट जो हैं ये लास्ट टॉप पॉइंट थे इस टॉपिक के। तो यहाँ पर आप दोनों को एक बार वापस समझ लीजिए कि BSER द्वारा परीक्षा में अनुचित साधनों की रोकथाम के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 1992 लागू किया गया है और 2022 में इसमें संशोधन किया गया। और बोर्ड में कर्मचारियों की भर्ती और सेवा शर्तों के निर्धारण के लिए कौन से विनियम बनाए गए हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सेवा विनियम 2004 बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो है ये हमारा टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। और यदि मैंने आपको बता दिया है कि आपको इसके नोट्स चाहिए, PDF नोट्स चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो अगर आपको PDF नोट्स चाहिए, आप उसकी प्रिंट निकाल सको, तो आप CC मंत्रा के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। उसके फ्री स्टडी मटेरियल में जो है एजुकेशन मैनेजमेंट के नाम से क्या है, एक फोल्डर बना हुआ है
और इसके अंदर आपको सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। जो 2 टॉपिक मैंने पहले पढ़ाए हैं, कौन कौन से, एक शैक्षिक नवाचार और एक RTE 2009, उसके नोट्स भी आपको ऐप में अवेलेबल हो जाएंगे। आप ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इनको निकलवा सकते हो। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। क्लास के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि क्लास पसंद आ रही है आप लोगों को, तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इससे जोड़ने की कोशिश कीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।